अब हम समझते हैं हमारे एक्सपेंडिचर को। जिस तरह से हमने हमारी रिसिप्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया था, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ठीक वैसे ही हमारे एक्सपेंडिचर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट है वो है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो चूँकि खर्चे की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि भी हमने अमाउंट स्पेंड किया है, हमने पैसा खर्च किया है। पैसा खर्च करते समय चाहे ये कैश के फॉर्म में हो या लायबिलिटी के फॉर्म में हो। कैश के फॉर्म में मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ पे किसी पर्सन ने काम किया और आपने हाथों हाथ उसको कैश दे दिया, यानी कि एक्सपेंसेस हुआ और इमीडिएट कैश के साथ में वो डिस्चार्ज हो गया। पर अगर आपने इमीडिएट कैश ना करके लायबिलिटी के फॉर्म में भी हो सकता है, मीन्स आपने वो काम का पैसा पेंडिंग रख लिया, आपने गुड्स खरीदा और आपने कहा कि भैया मैं पैसा आपको 5 दिन बाद में दूंगा, तो 5 दिन तक क्या रहेगी, वो लायबिलिटी रहेगी, आपकी एक ऑब्लिगेशन रहेगी पे करने की। तो मीनिंग ये कि हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जहाँ पे उसका मीनिंग ये होगा कि आप एक अमाउंट स्पेंड कर रहे हो। अमाउंट स्पेंड चाहे इमीडिएट केस में हो या फ्यूचर की कोई स्पेसिफिक डेट को आपको पेमेंट देने का कमिटमेंट हो, किसी भी फॉर्म में अमाउंट स्पेंड हो। पर जो नेचर है, जैसे पहले मैंने ये कहा था आपको कि कोई भी रिसिप्ट रेवेन्यू है या कैपिटल है, पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके बिजनेस की एक्टिविटी क्या है। किस पर डिपेंड करती है, आपकी एक्टिविटी क्या है। ठीक उसी प्रकार हमारा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, वो आपके बिजनेस के एक्टिविटी और नेचर पर डिपेंड करता है। सेम ही टाइप का खर्चा एक आदमी के लिए रेवेन्यू नेचर का हो सकता है, सेम ही टाइप का खर्चा वही खर्चा दूसरे आदमी के लिए कैपिटल नेचर का हो सकता है। तो रेवेन्यू नेचर में हमने मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। वो सभी खर्चे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप करते हो, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ऐसे सभी खर्चे जो आपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस किए, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी आपने अमाउंट स्पेंड किया है, या यूँ कह दीजिए कि डे टू डे लाइफ में आपने जो भी स्पेंड किया है, वो सारे के सारे खर्चे क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू नेचर के खर्चे कहलाएंगे। या आप ये कह दीजिए वो सभी खर्चे जिनको स्पेंड करने का जो टारगेट था वो था टू अर्न प्रॉफिट तो भी वो रेवेन्यू नेचर के ही खर्चे कहलाएंगे। कैसे, मान लीजिए आपके यहाँ पे आदमी ने काम किया और आपने उसको सैलरी का पेमेंट किया, ठीक है, तो ये जो खर्चा होगा ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का है। डे टू डे लाइफ में, डे टू डे वर्किंग में ये अमाउंट स्पेंड होता है। इसी तरह से जिस जगह का आपने रेंट दिया, जिस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप उसका रेंट का पेमेंट करते हो, अगर आपने अपने कस्टमर के लिए ऑफिस के अंदर चाय कॉफ़ी की व्यवस्था कर रखी है, उसके लिए जो अमाउंट स्पेंड हो रहा है वो आपको करने का जो आपका पर्पज़ है वो डे टू डे लाइफ के रूटीन खर्चे हैं। और ये खर्चे आपको इसलिए करने पड़ते हैं कि आपको बिजनेस ऑपरेट करना है, ठीक है। या ऐसा कोई भी खर्चा जिसका जो पर्पज़ होता है, करते समय आपके दिमाग में ये हो कि भी मुझे ये खर्चा मैं इसलिए स्पेंड कर रहा हूँ ताकि इस खर्चे के बाद में जो आउटपुट मिलेगा वो मुझे रेवेन्यू के फॉर्म में मिलेगा, मुझे यहाँ से अर्निंग होगी। आपने कोई भी गुड्स परचेज़ किया तो जो परचेज़ करने का जो इंटेंशन था वो ये था कि इस गुड्स को परचेज़ करूँगा और मैं उसको बाद में सेल करके प्रॉफिट करूँगा। तो जिस टाइम आप स्पेंड करते हो, जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो, उस स्पेंड करने का जो आपका अल्टीमेट टारगेट था वो रेवेन्यू जनरेशन करने का था। तो चाहे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो, चाहे उसको आपने
अपनी रेवेन्यू जनरेशन के पर्पज़ के लिए किया हो, वो सारे के सारे खर्चे रेवेन्यू नेचर कहलाएंगे। एक और नेचर खर्चे का टाइप कह सकते हैं जो स्पेंड करते समय आपका जो पर्पज़ था, पर्पज़ ऑफ एक्सपेंसेस था, वो था, जो पर्पज़ ऑफ एक्सपेंसेस था वो था टू मेंटेन एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कह दीजिए या बिजनेस कैपेसिटी कह दीजिए। टू मेंटेन प्रोडक्शन या एग्जिस्टिंग बिजनेस कैपेसिटी। एग्जिस्टिंग वर्ड जरूरी है, एग्जिस्टिंग बिजनेस कैपेसिटी। क्या मीनिंग हुआ? एग्जिस्टिंग बिजनेस कैपेसिटी, तो भी वो रेवेन्यू नेचर का कहलाएगा। तो इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने कोई भी खर्चा इस पर्पस के लिए कर रहे हैं कि आपकी जो वर्तमान इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरर है और आप यहाँ पे कोई मशीनरी लगी हुई है, मशीनरी को प्रॉपरली वो ऑपरेट करे, प्रॉपरली अपना प्रोडक्शन का काम करे। रूटीन में आपको ग्रीसिंग भी करना पड़ता है, आपको ग्रीसिंग भी करना पड़ता है, छोटी मोटी रिपेयर भी करानी पड़ती है, ठीक है। या कोई इंजन पार्ट ख़राब हो जाता है, आप उसको भी रिप्लेस कर देते हो। पर रिप्लेस करने से हुआ क्या? आपका मान लीजिए इस मशीन का कैपेसिटी है रोज़ का 10,000 यूनिट निकालने का, ठीक है। तो वो बड़ा पार्ट भी लगाने से आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं हुई है, वो बंद हो जाती थी। उसको मेंटेन करने के लिए आपने खर्चा किया, यानी कि टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, एग्जिस्टिंग बिजनेस कैपेसिटी, वर्तमान का जो आपका जो बिजनेस का जो प्रोडक्शन है उसको मेंटेन करने के लिए, चाहे ग्रीसिंग के फॉर्म में हो, रिपेयर के फॉर्म में हो, सारे के सारे खर्चे जो होंगे हमारे डे टू डे लाइफ के खर्चे हैं, रूटीन नेचर ऑफ बिजनेस है, तो वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? रेवेन्यू नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। अगर मैं इसको और अच्छे से समझना चाहता हूँ तो ये कहेंगे कि वो सारे के सारे जो आपने अमाउंट स्पेंड किए हैं, आपने जो भी अमाउंट स्पेंड किए हैं उसका अगर बेनिफिट उसी ईयर के अंदर, जो भी आपने अमाउंट स्पेंड किया है उसका जो बेनिफिट है उसी अकाउंटिंग ईयर के अंदर एडजस्ट हो जाता है या कंज्यूम हो जाता है, कंज्यूम्ड हो जाता है या एग्जॉस्ट हो जाता है, एग्जॉस्टेड इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, तो वो जो खर्चे होंगे वो हमारे रेवेन्यू नेचर के कहलाते हैं। एक्सपेंसेस उसी साल कंज्यूम कैसे हो जाते हैं? एग्जाम्पल समझिए, आपने 12 महीने तक आपके यहाँ पे आदमी काम करता है और उसको आपने सैलरी का पेमेंट किया, तो पिछली 12 महीने जिस अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं, उस अकाउंटिंग पीरियड के जो 12 महीने थे उसके लिए आपने जो सैलरी पेमेंट की, क्या उसके बदले में वो आदमी आने वाले कई टाइम तक आपके यहाँ काम कर लेगा? नहीं करेगा ना। तो जितने टाइम तक आपने काम किया, इसको अपन कह सकते हैं खाया पिया हाजमाया, उसी टाइम काम किया और जिस पर्टिकुलर पीरियड के लिए काम किया वो ईयर ख़त्म हो गया। अब उसको नया काम कराना है, अगले साल भी काम कराना है, तो नया अमाउंट आपको स्पेंड करना पड़ेगा। इसी तरह से आपने जो रेंट पेमेंट की है वो रेंट भी उसी पीरियड की है जो पीरियड ख़त्म हो गया। अगर आपको वही बिजनेस प्रेमिसेस कंटिन्यू कैरी करनी है तो आपको नया पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि जिन 12 महीने की हम बात कर रहे हैं उन स्पेसिफिक पीरियड के अंदर ही हमें वो खर्चे का बेनिफिट मिला है, चाहे वो सैलरी के फॉर्म में चाहे रेंट के फॉर्म में चाहे किसी भी फॉर्म में था, हमने वो खर्चे किए और उसका बेनिफिट जो है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में नहीं मिलेगा। अगर नेक्स्ट अकाउंटिंग बेनिफिट ईयर में चाहिए तो वैसे के वैसे खर्चे हमें फिर से करने पड़ेंगे। तो जिस अकाउंटिंग पीरियड की बात करते हैं उस अकाउंटिंग पीरियड में आपने कोई खर्चा किया और उसका जो पूरा का पूरा बेनिफिट है उस पर्टिकुलर वन अकाउंटिंग पीरियड में एग्जॉस्ट हो गया, आगे उसका कोई फ़ायदा कैरी नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे ये जो भी हमने अमाउंट स्पेंड किया है वो हमारे रेवेन्यू नेचर के है। इसी तरह से हमने हमारे एक्सपेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला क्या था हमारा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस और सेकंड हमने किया था कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी हम कैश या लायबिलिटी के फॉर्म में कर सकते हैं, यानी कि अपने इमीडिएट में कैश में सेटलमेंट किया कोई ज़रूरी नहीं है, उस कारण से उस ट्रांजैक्शन की वजह से अगर आपकी लायबिलिटी खड़ी हो गई है, यानी कि फ्यूचर की एक स्पेसिफिक डेट को आपको उसका पेमेंट करना है, तो भी वो कैपिटल नेचर का हो सकता है। पर इसमें कौन से खर्चे आएंगे जो हमारी रूटीन डे टू डे लाइफ के खर्चे नहीं हैं, यानी कि अदर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहेंगे?
अदर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अलावा जो भी हमने खर्चे किए हैं वो हमारे कहलाएंगे कैपिटल नेचर के खर्चे, ठीक है। और कैपिटल नेचर के खर्चों के अंदर का मीनिंग ये होता है कि ऐसे खर्चे जिन पे खर्चे स्पेंड किया, आपने पैसा स्पेंड किया और उसका जो बेनिफिट है वो हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है। अगर आपने खर्चा किया और खर्चा करने से उसका बेनिफिट एक से ज़्यादा साल के अंदर मिलता है। जैसे आपने खर्चा किया और आपने कोई भी फिक्स एसेट्स परचेज कर ली, सबसे पहले आपने अपनी रेंटेड प्रीमाइसेस को छोड़ के आपने अपनी लैंड और बिल्डिंग परचेज कर ली, तो इस बिल्डिंग के ऊपर जितना भी अमाउंट स्पेंड हुआ है, जितना भी खर्चा हुआ है, क्या उसका बेनिफिट 12 महीने तक ही मिलेगा? अगले वाले कई साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक आपको इस खर्चे का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि इस अमाउंट को जो आपने स्पेंड किया है उससे बेनिफिट जो ड्राइव होगा मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में होगा। यानी कि कोई भी फिक्स एसेट्स को एक्वायर्ड करने के लिए अगर आप खर्चा करते हो, खरीदने के लिए अगर खर्चा करते हो, मालिक बनने के लिए खर्चा करते हो, तो और उसका बेनिफिट एक से ज़्यादा सालों में आपको मिलता है, तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल नेचर के खर्चे कहलाएंगे। इसी तरह से अगर आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेस या कह दीजिए प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, आपने कोई भी खर्चा किया पर उस खर्चे का जो बेनिफिट है वो इस फॉर्म में आया कि आपकी बिजनेस की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ गई। कैसे? अभी मैंने का एग्जांपल लिया था कि आपके यहाँ पे एक प्लांट और मशीनरी लगी हुई थी, ठीक है। तो इसके रूटीन डे टू डे मेंटेनेंस के खर्चे, ग्रीसिंग के खर्चे, ऑपरेटर के खर्चे, वो सारे तो हमारे रेवेन्यू नेचर के कहलाएंगे। परंतु आपको पता चला कि इस मशीन के अंदर एक नया इंजन लगाया जाएगा। किसी ने बताया कि इस मशीन में काम कीजिए साहब, नई टेक्नोलॉजी का एक इंजन लगाइए, जिससे क्या होगा कि आज की कैपेसिटी तो आपके 10,000 की है, परंतु ये इंजन लगाने के बाद में आपकी जो मशीन है वो पर डे 12,000 यूनिट का प्रोडक्शन करने लग जाएगी। यानी कि अब ये खर्चा होने से आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी या एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट्स का कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गया है, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गया। 10,000 पर डे अगर प्रोडक्शन कर रही थी, ये पर्टिकुलर पार्ट लगाने से उसकी कैपेसिटी हो गई 12,000 पर डे। यानी कि ये हुआ कि आपने अपनी एग्जिस्टिंग मशीन, प्लांट और मशीनरी की कैपेसिटी इंक्रीज कर दी। तो और कैपेसिटी इंक्रीज कर दी तो इसका बेनिफिट जो होगा वो आने वाले कई टाइम अकाउंटिंग पीरियड में आपको मिलेगा। तो ऐसे जितने भी खर्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे? कैपिटल इन नेचर, ठीक है। ठीक वैसे ही वही प्रश्न वापस पूछते हैं कि सर ज़रा ये बताइए, अगर हम रेवेन्यू को कैपिटल में ट्रीट कर लें या कैपिटल को रेवेन्यू में ट्रीट कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क बहुत बड़ा पड़ेगा, क्योंकि हमारे रेवेन्यू नेचर के जितने भी खर्चे होंगे, जो भी हमारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होंगे, उनको हम कहाँ डालते हैं? वो हमारे पार्ट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट और लॉस। और एक बात समझिएगा बच्चों, जब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज़ दे रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर हमारा मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट इंक्लूड है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व हो तो आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, P&L बनेंगे। तो मैं जब P&L बोला, P&L का बाय डिफ़ॉल्ट आपको मीनिंग ये समझना है कि ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारे। तो अगर रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है तो हम, चूँकि उसका बेनिफिट पर्टिकुलर वन अकाउंटिंग ईयर में मिला है और वन अकाउंटिंग ईयर का जो नेट रिजल्ट है हमें कौन बताता है? वन अकाउंटिंग ईयर का नेट रिजल्ट हमें बताता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो रेवेन्यू नेचर का अगर खर्चा हुआ तो हमें उसका जो एंड रिजल्ट होगा उस खर्चे को वहाँ से शिफ्ट करके लेके जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है। आगे वो कैरी नहीं होगा क्योंकि उस खर्चे से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट है उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। नया बेनिफिट लेना है तो नए खर्चे करने पड़ेंगे। ठीक वैसे ही अगर आपने जो सेकंड हमने बोला कि सेकंड जो खर्चे हमारे कैपिटल नेचर के होते हैं, तो कैपिटल नेचर कहाँ जाएंगे खर्चे? ये खर्चे कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे हमारी बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर जो हमारी जो फिक्स एसेट्स है,
जो हमारी फिक्स एसेट्स है वो एसेट्स या तो एक्वायर्ड हुई थी, यानी कि नई एसेट्स की बुक्स में या तो एंट्री होगी, या एग्जिस्टिंग एसेट्स की ही वैल्यू में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बाइफर्केशन क्यों ज़रूरी था? क्योंकि हमने ये देखा कि ये बाइफर्केशन ही हमें डिसाइड करेगा कि हमारा जो अकाउंट क्रिएट हुआ है, इस एक्सपेंडिचर की वजह से जो अकाउंट क्रिएट हुआ है, ये अकाउंट हमारी बैलेंस शीट का पार्ट रहेगा या ये अकाउंट हमारी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है और इसको हम P&L में लेके जाएंगे। जब तक ये बाइफर्केशन आप नहीं कर पाओगे तब तक आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। अब हम गुड्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो गुड्स का किस बिजनेस के लिए गुड्स क्या होगा, ये हम कहेंगे उसके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुड्स क्या है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, उसकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, वो किस आइटम में डील करता है। ठीक है ना, किस आइटम में डील करता है। यानी कि एक सेम आइटम एक आदमी के लिए गुड्स हो सकता है, सेम आइटम दूसरे आदमी के लिए उसी टाइम में क्या हो सकता है, फिक्स एसेट्स भी हो सकता है। ये टोटल ही इस बात पे डिपेंड करता है खरीदते समय उसका इंटेंशन क्या था। जिस टाइम उस आइटम को उसने खरीदा है उस टाइम का इंटेंशन देखा जाएगा, आप किस इंटेंशन से इस आइटम को खरीद रहे हो। ठीक है, तो गुड्स कब कहलाएगा? आइटम आपने खरीदा, ठीक है, पर वो गुड्स कब है और कब नहीं है ये हम समझते हैं। पहले ट्रेडिंग कंसर्न के लिए गुड क्या होता है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए गुड्स क्या होता है। हमने जब बिजनेस का स्टार्टिंग में जब बिजनेस का नेचर किया था तो आपको बताया था कि बिजनेस ट्रेडिंग फॉर्म में भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में भी हो सकता है और सर्विस प्रोवाइडर भी बिजनेस करते हैं। तो ट्रेडिंग की डेफिनेशन ये बताई थी कि ट्रेडिंग के अंदर वो लोग इंक्लूड होते हैं जो कुछ याद है आपको, कैलकुलेटर एग्जाम्पल लिया था कि कैलकुलेटर खरीदा, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और सेल आउट कर दिया। इसके फॉर्म में किसी भी तरह का उसने चेंजेस नहीं किया था। ठीक है, तो वो ऐसी कंसर्न जो गुड्स को परचेज करते हैं, आइटम को परचेज करते हैं, उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं और सेल कर देते हैं। ठीक है, बीच में अपना प्रॉफिट रखते हैं। ऐसा जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कहलाती है ट्रेडिंग कंसर्न या ट्रेडिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो तो कोई भी आइटम विच इज़ बाय विद द इंटेंशन टू द सेल एंड मेक प्रॉफिट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि ये हुआ कि जब आपने परचेज किया किसी भी आइटम को, मैं यहाँ वर्ड आइटम ले रहा हूँ, किसी भी आइटम को आप परचेज इस इंटेंशन से कर रहे हो कि मैं इसको सेल करके प्रॉफिट कमाऊंगा। खरीदते समय आपका इंटेंशन जो होगा वो ये था कि मैं इसको सेल करके प्रॉफिट कमाऊंगा। वो आइटम सारे के सारे आपके गुड्स कहलाएंगे। गुड्स मतलब वो आइटम जिनके अंदर आप डील करते हो, डील का मतलब ये हुआ खरीदा ही इसीलिए है ताकि बेच के प्रॉफिट कमा सके। तो कहलाएगा कि भाई आप तो ये आइटम आपके लिए गुड्स है। सेम आइटम एक ही समय में एक आदमी के लिए गुड्स हो सकता है या फिक्स एसेट्स हो सकता है। कैसे एग्जांपल, आप एक शॉप पे गए, इलेक्ट्रिक शॉप पे गए और मान लीजिए आप, सॉरी उल्टा बोलता हूँ मैं, अगर आपकी एक इलेक्ट्रिक शॉप है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की अगर आपके पास शॉप है, उस शॉप के अंदर आपने क्या किया, आपने बहुत सारे एयर कंडीशनर खरीदे, आपने एसी खरीदी, सारी की सारी एसी आपने इसलिए खरीदी कि इसको मैं बेच के प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक है, तो जितनी भी एयर कंडीशनर आपने पहले पर्पज़ के लिए खरीदी थी, जिन के अंदर आपने ये सोचा था कि ये मैं बेचूंगा, खरीद रखूँगा अपने पास, कस्टमर आएंगे उनको दिखाऊंगा, अपना मार्जिन ऐड करके बेच दूंगा। ठीक है, तो सारे के सारे आपके गुड्स कहलाएंगे। पर एक एयर कंडीशनर आपने इस पर्पज़ के लिए खरीदा कि ये मेरे केबिन में या मेरे ऑफिस में या मेरी शॉप पे लगाऊंगा ताकि मेरे यहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल रह सके। तो अब उस एसी को खरीदते समय जब आपका इंटेंशन जो था ना वो सेल आउट करना नहीं था, तो एक ही आदमी सेम ट्रांजैक्शन एयर कंडीशनर यहाँ भी खरीदा है
और एयर कंडीशनर वहाँ भी खरीदा है। पहले में इंटेंशन सेल करने का था तो वो आपका गुड्स कहलाएगा, वहाँ जो भी आइटम की एंट्री बुक्स में होगी वो गुड्स के फॉर्म में होगी। परंतु सेकंड वाली जो ऐसी आपने खरीदी है वो इस इंटेंशन से नहीं खरीदी, तो वहाँ पे हम उसको बोलेंगे ये आपकी फिक्स एसेट्स है, ये आपको बिजनेस को ऑपरेट करने में आपकी हेल्प करेगी। वहाँ पे हम उन गुड्स की एंट्री जो देंगे ना वो किस नाम से देंगे, उन स्पेसिफिक एसेट्स के नाम से देंगे। ठीक है, तो सेकंड जो कैटेगरी दी, अब हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए गुड्स क्या होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आपको मीनिंग बताया था मैंने, जहाँ पे एक मटेरियल परचेज किया जाता है, उसके ऊपर कुछ एडिशनल मटेरियल, लेबर या अदर ओवरहेड, अदर खर्चे लगा के उसका आपने फॉर्म बदल दिया, उसका रूप ही बदल दिया और नया रूप आ गया, उसको आपने बेचा, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आपके गुड्स क्या होंगे, वो सभी रॉ मटेरियल आपके गुड्स होंगे, वो सभी रॉ मटेरियल आपके लिए गुड्स होंगे जिनको आपने इस इंटेंशन से खरीदा था कि भी इसके ऊपर मैं कुछ काम करूँगा, इसके ऊपर कुछ लेबर लगाऊंगा या एडिशनल मटेरियल लगाऊंगा। तो जितने भी मटेरियल हमने खरीदे की रॉ मटेरियल या एडिशनल रॉ मटेरियल, वो सारे के सारे आपके गुड्स के डेफिनेशन में आएंगे। ठीक है, तो वो सारे के सारे रॉ मटेरियल जो कि आपके प्रोसेस के अंदर फिनिश गुड्स के प्रोसेस में कंज्यूम हो जाते हैं, फिनिश गुड्स के प्रोसेस में कंज्यूम हो जाएंगे, वो आपके कहलाएंगे रॉ मटेरियल। तो आपके लिए गुड्स जो होगा, ये रॉ मटेरियल भी आपके लिए गुड्स है, रॉ मटेरियल भी आपके लिए गुड्स है। ठीक है, आपने फिनिश गुड्स कहेंगे जो माल आपके पास रेडी हो गया है, अब वो सिर्फ इसलिए है कि इनको बेच के प्रॉफिट कमाना है, या ऐसा भी माल है जो इन दोनों के बीच में है, तो उसको WIP बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। तो वर्क इन प्रोसेस के फॉर्म में भी अगर कोई गुड्स आपके पास पड़ा है, वर्क इन प्रोसेस का मतलब ये हुआ जिस पे आधा अधूरा काम हो गया, क्योंकि मैंने कहा एक स्पेसिफिक डेट ऐसी होगी, एक स्पेसिफिक डेट ऐसी होगी जिस दिन हमें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे। तो उस दिन की अगर फाइनेंशियल स्थिति पता करनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस दिन हमारे पास रॉ मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिनके ऊपर बिल्कुल हमने काम नहीं किया है, बस खरीदा ही है और वो पड़े हैं, ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर, उस रॉ मटेरियल के ऊपर रेडी होने में मान लीजिए 1 महीने का टाइम लगता है या 10 दिन का टाइम लगता है, आधा अधूरा काम हो गया है, आधा अधूरा काम हो गया है। जैसे मान लीजिए आपके लिए मैंने एग्जांपल दिया था कैलकुलेटर का, तो आपने इसकी जो ऊपर की जो प्लास्टिक बॉडी है वो खरीद ली, इसका मेमोरी कार्ड इसमें फिट कर दिया, ठीक है, और इसके कीबोर्ड के बटन भी इसने आपने पेच कर दिए, ठीक है, और लास्ट स्टेज है इसको वापस असेंबल्ड करके इकट्ठा करना, फिनिश गुड्स में तैयार करना। तो आधा अधूरा काम हुआ है, पर अभी रेडी टू यूज़ हो गया क्या, रेडी टू सेल हुआ नहीं हुआ। मान लो ये खुला पड़ा है, उसकी पैकिंग अभी बाकी है, तो ऐसे गुड्स जिनको अभी फिनिश गुड्स का रूप नहीं दिया है, वो रॉ मटेरियल के फॉर्म से तो अपना रूप बदल चुके हैं, परंतु अभी तक फिनिश गुड्स में नहीं हुए हैं, वो रेडी टू सेल नहीं हुए हैं। ये जो प्रोसेस है 10 दिन की, 15 दिन या 1 महीने की, उस प्रक्रिया के दौरान जो चल रहे हैं उनको भी हमें बुक्स में लाना पड़ेगा, तो उनको उन्हें बोलेंगे हम WIP। तो हमारे यहाँ पे जो गुड्स होगा वो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो हमारे लिए जो रॉ मटेरियल है वो भी गुड्स है। WIP स्टेज के अंदर अगर कोई गुड्स चल रहा है, जिसपे कुछ काम चल रहा है, वो भी हमारे लिए क्या है, गुड्स है। और फिनिश गुड्स भी फिनिश गुड्स है, जो रेडी टू सेल है वो भी आपके लिए क्या है, फिनिश गुड्स है। ठीक है, अब हमारे बिजनेस के अंदर हमारे गुड्स की जो एंट्री होगी, हमारे गुड्स की जो एंट्री होगी वो एंट्री या एग्जिट, क्या कह दीजिए, एंट्री जो होगी वो किस फॉर्म में होगी और हम उसे क्या कहेंगे, अब उसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारी गुड्स की जो हमारे बिजनेस में एंट्री होने वाली है, वो उसका नाम हमने दिया है, वो दिया है परचेज, और अगर वो जाएंगे तो हम बोलेंगे सेल। कैसे, समझिएगा बात को। अगर हमारा आइटम गुड्स है, हमारा गुड्स का मतलब क्या बताया, वो आइटम जिसको बेच करके प्रॉफिट कमाना है, तो यहाँ पे हम कभी भी उस गुड्स को हमारी बुक्स में उसके नाम से एंट्री नहीं देंगे। अगर मैंने एग्जांपल लिया, अगर आपके एक इलेक्ट्रिक शॉप है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की शॉप है, और वहाँ पे अगर आपने एयर कंडीशनर को ख़रीदा है
इस इंटेंशन से कि इसको मुझे बेच के प्रॉफिट कमाना है। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होगा कि ये जो एयर कंडीशनर है, मैं अपनी बुक्स में क्या लिखूं, एसी लिखूं या कुछ और शब्द लूँ। तो यहाँ पे जिन गुड्स के अंदर हम डील करते हैं, जो हमारे की मटेरियल है, जिनको बेच के हमें प्रॉफिट कमाना होता है, अगर ऐसे आइटम को खरीद रहे हो तो उसका नाम कभी भी नहीं आएगा। वहाँ पे वो अपनी बुक्स के अंदर नाम ना आके उसको रिप्रेजेंट करने वाला एक दूसरा नाम परचेज, उस गुड्स को जो नाम एंट्री होगी वो उसको क्या कहेंगे, परचेज कहेंगे। अब परचेज अगर आपके लिए क्या है क्या नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है आपका बिजनेस का नेचर और आपके बिजनेस की एक्टिविटी। अगर आप एक बाइक सेलर हो, आपके पास मान लीजिए हीरो होंडा की एजेंसी है, तो अब आपके पास में आपने जो मोटरसाइकिल परचेज की है ना, वो बुक्स में कभी भी एसेट्स नाम यानी कि मोटरसाइकिल के नाम से एंट्री नहीं करेगी। नाम क्या आएगा, परचेज अकाउंट। आपको पता चल गया ये की मटेरियल है, वो मेन चीज़ है जिसको हम सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं ताकि प्रॉफिट कमाना है, तो उसको नाम से एंट्री नहीं देनी है। चाहे वो एयर कंडीशनर हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो फर्नीचर हो। आपके फर्नीचर की शॉप है और फर्नीचर इस इंटेंशन से खरीद रहे हो कि वापस बेच के प्रॉफिट कमाना है, वो फर्नीचर भी फर्नीचर नाम से नहीं आएगा। तो की मटेरियल जो हमारा की गुड्स है, उस गुड्स को जब हम परचेज करेंगे तो हमेशा हमेशा एक शब्द का यूज़ करेंगे, वो लेंगे परचेज। जैसे मैंने आपको पहले कैपिटल का एग्जांपल लिया था, कैपिटल शब्द देखते ही कोई भी आदमी ये समझ जाएगा कि है तो ये लायबिलिटी, पर ये बिजनेस के ऑनर जो है उसका कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह के अगर परचेज शब्द यूज़ कर लिया तो जो भी आदमी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टडी कर रहा है, उसको ये पता चल जाएगा कि ये मुख्य आइटम है जिसके अंदर वो डील करता है। और हमारे बिजनेस की ट्रेडिशन ये है कि ऐसे गुड्स को उनके नाम से एंट्री ना देके, वो बहुत बड़ा आइटम है, अपने आप में स्पेसिफिक है। मेरा काम ही मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग करने का है, तो मैं प्लांट एंड मशीनरी को एसेट्स के फॉर्म में न लाके उसके स्पेसिफिक नाम यानी कि परचेज के नाम से ही एंट्री दूंगा। हमेशा जो वर्ड यूज़ किया जाएगा परचेज किया जाएगा। यानी कि अब आपको जब ट्रांजैक्शन में मिला कि परचेज गुड्स ₹10,000 फ्रॉम मोहन, तो आप अपना भी समझ लीजिए कि ये उस गुड्स के लिए इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है, परचेज। अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसलिए हमारे बिजनेस में आ रहा है ताकि थोड़े दिन हम इसको होल्ड करेंगे और फिर इसको बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। तो यहाँ पे गुड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हमेशा परचेज शब्द का यूज़ किया जाएगा। उस गुड्स का नाम कभी भी नहीं होगा, चाहे वो एयर कंडीशनर है, चाहे वो ऑफिस का फर्नीचर है या कोई भी आइटम है, नाम से कभी एंट्री नहीं मिलेगी हमारे बिजनेस में। ठीक इसी प्रकार वो गुड्स जिसको हमने इंटेंशन क्या था, हमें सेल करना है, और सेल का मीनिंग क्या हुआ, सेल का मीनिंग ये हुआ कि हमने उसकी ओनरशिप क्या कर दी, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, मालिकाना हक ट्रांसफ़र कर दिया। अभी चाहे मालिकाना हक आपने कैश में किया हो या क्रेडिट के फॉर्म में किया हो या कोई अदर एसेट्स के फॉर्म में किया हो। कैसे समझते हैं, अदर एसेट्स के फॉर्म में अगर आपने उस आइटम का मालिकाना हक ट्रांसफ़र कर दिया तो आपके यहाँ से वो आइटम जा चुका है, वो गुड्स जा चुका है। तो अब गुड्स का नाम न लिख के हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एक वर्ड यूज़ करेंगे और वो कहेंगे सेल। तो सेल का मतलब ये हुआ जहाँ पे आपने अपने गुड्स, अब गुड्स का मीनिंग हम समझ चुके, गुड्स मतलब वो आइटम जिसमें हम डील करते हैं। तो जहाँ पे हमने हमारे गुड्स का ऑनरशिप का राइट किसी और को दे दिया। अब ऑनरशिप का राइट क्यों देंगे, या तो कैश के बदले में देंगे क्योंकि वो आदमी हमें कुछ कैश देगा, उसके बदले में हम उसको वो दे देंगे, या फिर क्रेडिट के फॉर्म में भी दे सकते हैं, यानी कि फ्यूचर की स्पेसिफिक डेट को वो हमें एक पेमेंट देगा, तब तक वो क्या रहेगा, उधार रहेगा, ठीक है ना, हम उनसे पैसा मांगेंगे। तो क्रेडिट के फॉर्म में भी ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कोई अदर एसेट्स के बदले भी इसका एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अदर एसेट्स का मतलब आपने अपना कोई आइटम दे दिया और वो आइटम ले लिया, ठीक है ना, अदर फॉर्म के अंदर आपको एक्सेप्ट कर लिया, तो भी आपका वो क्या कहलाएगा, वो आपकी सेल ही कहलाएगी। तो सेल का मतलब कभी ये नहीं होता कि आपने कैश में सेल की। सेल हमेशा रिकॉग्नाइज हो सकती है बुक्स में,
कैश में हो सकती है, क्रेडिट में हो सकती है, या अदर एसेट्स के एक्सचेंज के फॉर्म में भी बुक्स में आ सकती है। ठीक है, तो अब तक हमने ये देखा कि हमारे जो गुड्स है, हमारा जो गुड्स है जब हमारी बुक्स में आएगा तो हम उसका नाम देंगे परचेज। इसी तरह से जब ये जाएगा तब सेल करेंगे वर्ड। ठीक है, एक और तरीके से गुड्स हमारे बिजनेस में आ सकता है, वो होता है सेल्स रिटर्न। आपने किसी को माल बेचा और उस भाई को वो माल पसंद ही नहीं आया, उस भाई को माल पसंद ही नहीं आया, तो उसने वापस आपको रिटर्न कर दिया। तो चूँकि अब ये परचेज तो है नहीं, मैंने कहा एंट्री हमेशा किससे होगी, परचेज से करेंगे। गुड्स तो माल आ गया बिजनेस में, पर परचेज थी नहीं, आपने खरीदा तो है नहीं, तो कैसे आया माल गुड्स में, बिजनेस में? जो हमने सेल किया था, ये सेल किसी बंदे ने रिप्रेजेंट वापस हमें रिटर्न कर दिया, यानी कि इसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। यानी कि हमारे बिजनेस में गुड्स की फिर से एंट्री हो गई, और ये भी जितनी जल्दी होगी हम इसको बेच के प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी और किसी को बेच के इसको यहाँ से ख़त्म किया जाए। तो हमने देखा कि जो हमारा गुड्स है वो एक तो परचेज के फॉर्म में आ रहा है, और दूसरा जो आ रहा है वो सेल्स रिटर्न के फॉर्म में आ रहा है। इसी तरह से जो बाहर माल जा रहा है वो या तो सेल के फॉर्म में रहेगा या परचेज रिटर्न के फॉर्म में जाएगा। और तो परचेज रिटर्न का मतलब हुआ आपने किसी XY पार्टी से माल परचेज़ किया, और परचेज़ करने के बाद में आपको पता चला, परचेज़ किया तब क्या हुआ, माल आपके यहाँ पे आया है, बुक्स में एंट्री हुई है, पर आपको पसंद नहीं आया, या जो टर्म्स कंडीशन उस बंदे ने हमें बताई थी वैसे टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो माल नहीं है, हमें पसंद नहीं आया, तो हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, उसको वापस दे दिया, तो हमारे यहाँ से माल चला गया। ठीक है, चला गया, जाते समय सेल तो है नहीं, जाते समय वो सेल हुई क्या, प्रॉफिट तो कमाया नहीं हम लोगों ने, जैसे दिया होगा वैसे ही वापस दिया होगा, तो हमने सेल कर दिया, तो सॉरी रिटर्न कर दिया, तो अब यहाँ से भी हमारे पास बुक्स में क्या हुआ, माल चला गया। ठीक है, तो हमने वर्ड क्या यूज़ कर लिया, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के लिए जो एक और वर्ड हमारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में यूज़ होता है, हमारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में जो यूज़ होता है वो होता है रिटर्न आउटवर्ड। बात समझना, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न मतलब लौटाया, और आउटवर्ड मतलब गया, बाहर, आउटवर्ड बाहर। परचेज रिटर्न, पहले माल आया था, रिटर्न मतलब क्या हुआ, गया। ठीक है, आउटवर्ड मतलब बाहर। तो ये परचेज रिटर्न के लिए एक और शब्द का हमारे यहाँ पे प्रयोग होता है, वो होता है रिटर्न आउटवर्ड, एक ही मतलब है। इसी तरह से सेल्स रिटर्न के लिए भी एक और वर्ड है, वो है रिटर्न इनवर्ड, यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर माल आ रहा है। तो ये दोनों ही हमारे सेल्स रिप्रेजेंट को शब्द हमारे सेल्स रिटर्न को शो करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा हमारा जो गुड्स होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसका बिजनेस का इन और आउट कभी भी उसके नाम से नहीं होगा, वो या तो परचेज के फॉर्म में होगा, या सेल्स के फॉर्म में होगा, या परचेज रिटर्न के फॉर्म में होगा, या सेल्स रिटर्न के फॉर्म में होगा। तो हमारी बुक्स में कहीं कहीं शब्द मिलेगा, हमें स्टॉक मिलेगा, और कहीं कहीं हमें क्या मिलेगा, हमें इन्वेंट्री मिलेगा। तो सर क्या दोनों में कोई फ़र्क है क्या, स्टॉक और इन्वेंट्री में क्या कोई फ़र्क है? तो देखिए, स्टॉक शब्द जो जनरली यूज़ किया जाता है वो मैंने कहा ट्रेडर्स के लिए होता है। तो स्टॉक का मतलब ये होगा कि एक ट्रेडर है, उसके पास जो अनसोल्ड गुड रह गया है, अनसोल्ड गुड, यानी कि मैंने आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि स्पेसिफिक हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती है वो एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर के लिए बनती है, और जब उस स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड का हम क्लोज करेंगे, कभी 31 मार्च 2022 को हम जब हमारी बुक्स क्लोज करेंगे, तो हमें हमारी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हमें एक बार ये देखना पड़ेगा कि साल भर में जो भी हमने परचेज़ किए अब हमारे पास बचा क्या है। तो एक ट्रेडर के लिए आपके पास जो भी अनसोल्ड गुड रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। इसी तरह से हमने कहा अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो जो आपका गुड्स होगा ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 शब्दों का प्रयोग करेंगे। एक होगा हमारा रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का मतलब वो की आइटम जिसके ऊपर हम कुछ काम करेंगे और उसका फॉर्म हम बदल देंगे। इसी तरह से
उसकी इन्वेंट्री जो होगी वो WIP के फॉर्म में भी हो सकती है, यानी कि ये वो गुड्स है जिनके ऊपर काम अभी चल रहा है, या फिनिश गुड्स जो रेडी है, रेडी टू सेल है। तो जहाँ शब्द स्टॉक आएगा आप ये समझ लीजिए कोई न कोई ट्रेडर को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह से अगर वर्ड इन्वेंट्री आ जाए तो उसके अंदर 3 शब्द मिलके तीनों में से कुछ भी हो सकता है या तीनों ही हो सकते हैं। वो हो सकते हैं हमारे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। ठीक है, अब हमारी बुक्स में जो स्टॉक जो होगा हमारा गुड्स होगा उसको हम क्या क्या लाएंगे, एक तो ओपनिंग स्टॉक को भी लाएंगे और एक क्लोजिंग स्टॉक को भी लेके आएंगे। कैसे लाना है वो बाद में समझेंगे। एक पर्टिकुलर ईयर का जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, जब स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम क्लोज करने गए, मान लीजिए 31 मार्च 2023 को जब बुक क्लोज करने गए, वो हमारा होगा क्लोजिंग स्टॉक। पर जब नए साल की शुरुआत करेंगे तो वही हमारा हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि साल की शुरुआत के अंदर हमारे पास इतना स्टॉक था और उसके आगे परचेज सेल करना शुरू करेंगे। तो ये दोनों शब्दों को या हमारे स्टॉक को प्रॉपर बुक्स में कैसे लाएंगे और कैसे उनकी एंट्रीज करनी है वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम 2 और शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। एक हमारे डेटर किसे कहते हैं, एक हमारे क्रेडिटर किसे कहते हैं। तो देखिए जो डेटर शब्द है उसका सिंपल सा मीनिंग होगा कि ये शब्द रिप्रेजेंट कर रहा है कोई स्पेसिफिक पर्सन को या कोई बिजनेस एंटिटी को। डेटर शब्द रिप्रेजेंट हमेशा करेगा किसको, स्पेसिफिक पर्सन या बिजनेस एंटिटी को। कौन होगा वो स्पेसिफिक पर्सन, कौन सी होगी वो बिजनेस एंटिटी जिनको हमने हमारा गुड्स सेल किया है, हमारा जो गुड्स है वो हमने सेल किया है। और या हमारी जो सर्विसेज है, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड की है, ठीक है ना, उनको हम क्या कहेंगे, डेटर्स। पर तब कहलाएंगे जब हमने ये गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट बेस, क्रेडिट का मतलब हो गया उधार के बदले में दिया है। यानी कि ऐसे पर्सन्स, ऐसी बिजनेस एंटिटी जिनको हमने हमारा गुड्स बेचा है, अगर हम गुड्स में डील करते हैं, अगर हम ट्रेडिंग कंसर्न है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो इसका मतलब हम गुड्स पर डील कर रहे हैं। तो जो हमारा गुड्स था हमने ऐसे लोगों को बेचा, कुछ बिजनेस एंटिटी या लोगों को दिया है उधार के कारण, उधार से दिया है, उन्होंने हमें उसके बदले में पैसा आज की डेट में नहीं दिया है, तो उसको हम डेटर की डेफिनेशन कहेंगे। हम कहेंगे भी ये हमारे डेटर्स है। तो डेटर्स का मतलब वो लोग जिनसे हम आज पैसा मांगते हैं। और क्यों मांगते हैं, क्योंकि हमने उनको उधार माल बेचा था। इसी प्रकार सर्विसेज के अंदर अगर मैं किसी का ITR भरता हूँ और उस पर्सन ने मुझे आज वो पैसा नहीं दिया है, ठीक है, तो जब तक वो पैसा नहीं देगा, क्योंकि मैंने अपनी सर्विसेज रेंडर्ड कर दी है, अपनी सर्विसेज मैंने उसको रेंडर्ड कर दी है और उसके बदले में पैसा अभी तक आना है। तो जब तक ये पैसा नहीं आएगा तब तक वो पर्सन मेरी बुक्स में एज अ डेटर रहेगा। और जिस दिन ये पैसा दे देगा उसका डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा उसका अकाउंट, और केस के अंदर वो लिक्विडेट हो जाएगा। यानी कि जो डेटर्स है वो हमारी क्या रहेगी, हमने पहले भी बताया था, ये हमारी करंट एसेट्स रहेगी, ये हमारी करंट एसेट्स रहेगी। हमारा जल्दी से जल्दी टारगेट ये होगा कि इसको रियलाइज़ करके केस में कन्वर्ट कर दें। इसी तरह से डेटर्स को जो मिलता जुलता शब्द है, डेटर्स के ग्रुप ऑफ पर्सन को जहाँ पे एक से ज़्यादा डेटर्स हो जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, अकाउंट रिसीवेबल वर्ड से भी इंडिकेट करते हैं। तो जहाँ पे अकाउंट, मान लीजिए वर्ड आया क्रेडिटर, समझना मेरी बात, सॉरी डेटर, तो डेटर शब्द का मतलब हो गया एक पर्सन। डेटर्स का मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पर्सन्स को जिन्होंने हमने उधार बेचा है। इसी तरह से अकाउंट रिसीवेबल वर्ड आ गया, इसका मतलब ये डेटर्स को इंडिकेट कर रहा है, वो नंबर ऑफ ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनको कि हमने उधार माल बेचा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार वर्ड जो हमारे पास आया क्रेडिटर, ये रिप्रेजेंट करेंगे, ये वर्ड रिप्रेजेंट करेंगे उस पर्सन को या
उस बिजनेस एंटिटी को जिन्होंने हमें माल या कह दीजिए गुड्स का मतलब वो आइटम जिनके साथ हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में डील करते हैं। तो ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जिन लोगों ने हमें क्रेडिट के ऊपर यानी कि उधार के फॉर्म में माल बेचा था, वो आज हमसे पैसा मांगते हैं। ये हमारी बुक्स में लायबिलिटी साइड में, करंट लायबिलिटी साइड में खड़े रहेंगे। ठीक है, तो वो पर्सन जिन्होंने हमें माल बेचा है और हमें फ्यूचर की एक स्पेसिफिक डेट को, स्पेसिफिक टाइम को हमें उनको वापस पेमेंट करना है, तो आज की वो ऑब्लिगेशन हो गई, हमारे लिए करंट लायबिलिटी के फॉर्म में हमारी बुक्स में खड़ा रहेगा। पर ये कब होगा? जब ये हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो भी लोग हमसे पैसा मांगते हैं वो हम क्रेडिटर कहते हैं। अगर ये वर्ड आ गया क्रेडिटर्स, आगे पीछे एस लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सिंगुलर से प्लुरल हो चुका है, नंबर ऑफ पर्सन्स को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ एक आदमी नहीं है, एक से ज़्यादा लोग हैं, जो वो लोग हैं जिन्होंने हमको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर गुड्स की या सर्विसेज की हमें रेंडर्ड की थी। गुड्स सप्लाई किया था या सर्विसेज रेंडर्ड किया था और उसके बदले में पेमेंट देना अभी तक बाकी है। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक और शब्द का प्रयोग होता है, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का मतलब भी यही हुआ कि वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स, बहुत सारे पर्सन्स जो हमसे पैसा मांगते हैं हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के कारण। तो इस चैप्टर में अब तक हम लोग बिजनेस का मीनिंग देख चुके हैं। तो हमने समझा कि ट्रांजैक्शन कब होते हैं, कब हमारे ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में आ जाएंगे और हम उनको रिकॉर्ड करने का डिसीजन लेंगे। इसके अलावा हमने ये भी समझा कि बिजनेस के अंदर कुछ इवेंट ऐसे भी होंगे जो हमें बुक्स में लाने पड़ेंगे। हमने एसेट्स का मीनिंग समझने की कोशिश की, हमने लायबिलिटी को समझने की कोशिश की, हमने कैपिटल शब्द को समझा, इसी तरह से हमने ड्राइंग को भी समझा कि वो क्या रिप्रेजेंट करती है। हमने खर्चों को डिवाइड किया रेवेन्यू नेचर में और कैपिटल नेचर में, और ये भी देखा कि रेवेन्यू नेचर्स कहाँ जाएंगे, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक इसी तरह से हमारी जो बिजनेस की रिसिप्ट थी उसको भी हमने रेवेन्यू और कैपिटल पार्ट में डिवाइड किया। हमने ये देखा कि कैसे कि गुड्स क्या होता है और इन्वेंट्री क्या है और दोनों में फ़र्क क्या है। परचेज हम कब कहेंगे, सेल हम किसे कहेंगे, परचेज रिटर्न का मीनिंग क्या था, सेल्स रिटर्न का मीनिंग क्या था। साथ ही हमने ये देखा कि हमारी बुक्स में कौन लोग ऐसे होंगे जिन्हें हम डेटर कहेंगे और कौन लोग ऐसे होंगे हमें जिन्हें हम क्रेडिटर कहेंगे। तो हमारा जो ये चैप्टर था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, यानी कि डे टू डे लाइफ में अकाउंटिंग के अंदर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उनकी टेक्निकल भाषा में, हमारी अकाउंटिंग की भाषा में स्पेसिफाइड डेफिनेशन क्या है वो हमने करने की कोशिश की और साथ साथ में हर शब्द को समझने की कोशिश किया। तो अब आप कोई भी बुक उठा लीजिए, चाहे आप टी.एस. ग्रेवाल या डी.के. गोयल या एन.सी.ई.आर.टी. की बुक ले लीजिए, इस चैप्टर के अंदर लगभग अब ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जो हमने यहाँ पे कवर नहीं किया है। कुछ शब्द आपको मिलेंगे जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कह दीजिए आपको एक दो शब्द और मिलेंगे, वो मिलेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ऐसे 5-7 शब्द हो सकता है आपको और मिले, पर उनकी डिटेल में इनको तब करूँगा जब इनका स्पेसिफिक जगह आ जाएगी जहाँ ये टर्म यूज़ होते हैं। जैसे ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट हमारा पार्ट रहेगा, किसका पार्ट रहेगा, जर्नल का पार्ट रहेगा। उस टाइम हम डिसाइड करेंगे कि इसको बुक्स में लाना है और किसको नहीं लाना है, तो उस टाइम और अच्छे से समझ पाएंगे इंस्टेड ऑफ ये कि आज करके उसको रटें। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब हम P&L तैयार करेंगे उस टाइम समझेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है। तो जब मैं इनको वहाँ पे कवर करूँगा तो साथ में एक लिंक भी दूंगा कि ये शब्द जो है हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से उठा के हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो आपके जो नोट्स बनेंगे उसके अंदर बाद में आप इनको ऐड कर देना। अब आप अपने सारे के सारे क्वेश्चन जो है फटाक से इस चैप्टर के कर लीजिए और जो आपके इस चैप्टर से संबंधित प्रॉब्लम है उसको पेपर पे जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।